तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और जैसा कि आप इसके पहले प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं जो कि संबंधित है जीवधारियों के वर्गीकरण से, वर्गीकी या जीवधारियों के वर्गीकरण के सिद्धांत से। तो हमने एक प्रैक्टिस सेट पूरा किया है और हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों को हल किया आपके साथ। और आज वो प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम इस प्रैक्टिस सेट को खत्म कर देंगे। चूंकि टॉपिक काफी बड़ा है इसलिए 2 प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है। आप इसके माध्यम से सारे सवालों को समझ लेंगे कि परीक्षा में किस तरह के सवालों का आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा जो है इसमें सवाल बनता भी है। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक सवालों को आपके साथ जो है शेयर किया जाए और सॉल्व किया जाए। जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए कुछ सवालों को लेकर आपके साथ चलते हैं, आप उनको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, तो हमने पिछली बार जो है देखा था, कुछ अच्छे सवालों को हमने देखा था। आज उसके आगे से हम सॉल्व करेंगे। डॉल्फिन तक हुआ था। डॉल्फिन जो है हमने देखा था, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन, वहां तक हुआ था। आइए कुछ और सवाल कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। जो पहला सवाल है वो हम हल करना चाहेंगे आपके साथ। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जैसा कि मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं कि वानर जो है, वानर वर्ग एक अलग वर्ग है, कपि वर्ग एक अलग वर्ग है। मैं यहाँ थोड़ा सा उसको हिंट कर दूं आपको। सवाल पहले लिख देता हूं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा गुण क्या करता है? मनुष्य को सभी वानरों से पृथक करता है। क्या करता है? पृथक करता है। देखिए यहां देखते हैं कि सवाल पूछना क्या चाह रहा है। जानने की इच्छा प्रकट करना। पहला विकल्प क्या है? जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करना। दूसरा क्या है विकल्प? घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना। घ्राण जो सूंघने की शक्ति है उसे घ्राण शक्ति कहते हैं। घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना। क्या? अल्प विकसित होना। विकसित होना। तीसरा विकल्प क्या है हमारा? देख लेते हैं तीसरा विकल्प क्या है। तीसरा विकल्प है विपरीत अंगूठे। विपरीत अंगूठे। और चौथा विकल्प है ठोड़ी का बाहर निकलना। ठोड़ी का बाहर निकलना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए इस सवाल को पहले देखते हैं फिर इससे जुड़ी अवधारणा को हम समझते हैं। अब देखिए यहां कह रहा है कि सभी वानरों से कौन सा गुण ऐसा मनुष्य का है जो इसको अन्य वानरों से पृथक करता है। जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वानर हमारे पूर्वज थे या बंदर हमारे पूर्वज थे। लेकिन जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ये कपि होते हैं। ठीक है, कपि एक वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। इस कपि वर्ग में 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है हीन कपि की और दूसरी होती है महाकपि की। अब ये जो 2 कैटेगरी है इसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं? देखिए महाकपि में ही मनुष्य शामिल है। महाकपि में मनुष्य शामिल है। महाकपि का मतलब विशालकाय कपि। और इसमें जो है गोरिल्ला कह लीजिए या गोरिल्ला कह लीजिए, गोरिल्ला, ओरांग उटांग और इसके बाद चिंपैंजी जो आता है, चिंपैंजी, ओरांग उटांग, गोरिल्ला, मनुष्य, ये सारे जो जीव आते हैं ये कपि के श्रेणी में आते हैं। लेकिन
विशालकाय कपि की श्रेणी में आते हैं, महाकपि की श्रेणी में आते हैं। और हीन कपि में वो कपि आते हैं जिनका आकार छोटा होता है अपेक्षाकृत। तो इसमें कौन आते हैं? गिब्बन, गिब्बन या गिबन कहते हैं इन्हें। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्लियर अच्छे से समझिएगा। कपि की कैटेगरी है ये दोनों, महाकपि और हीन कपि। और हीन कपि में गिब्बन केवल आता है, और बाकी ये सब कैटेगरी जो मनुष्य है, गोरिल्ला है, ओरांग है, चिंपैंजी है, ये सारे किस में आएंगे? महाकपि में आएंगे। इतना क्लियर हुआ। और ध्यान दीजिएगा, जो लंगूर होता है, जो भी लंगूर होता है, ये लंगूर जो है इस कपि की प्रजाति का नहीं है, ये है वानर प्रजाति का। वानर वर्ग बिल्कुल अलग है, ये वानर प्रजाति का है। इतना एकदम क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब देखिए अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ हमने इसलिए बताया कि मनुष्य को वानरों का पूर्वज मतलब ये पृथक करता है, तो ये साबित होता है, हम ये मान रहे हैं कि मनुष्य के पूर्वज क्या थे? वानर थे। तो वानर वर्ग और कपि वर्ग को आप अच्छे से क्लियर करके समझिएगा। अब यहाँ सवाल पे आते हैं। सवाल में हम देखते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है। उस गुण के बारे में सवाल जानना चाह रहा है जो मनुष्य को पृथक करता है। किससे पृथक करता है? वानरों के गुण से। अब इसमें समझने का प्रयास करिए, क्या वो गुण हो सकता है जिससे मनुष्य इनसे अलग है। पहला, जानने की इच्छा प्रकट करना, मतलब एक उत्सुकता होना, जानने की उत्सुकता होना। जैसे नई चीजों के बारे में सीखने की प्रवृत्ति या जानने की प्रवृत्ति का जो स्वाभाविक गुण है, क्या ये गुण जो है मनुष्य को अलग करता है वानरों से? घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना। घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति, जो कि आपने देखा होगा कुत्तों के अंदर ये शक्ति सबसे ज्यादा विकसित होती है। तो घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना मतलब कि जैसे जानवरों में ये माना जाता है कि मनुष्य की अपेक्षा घ्राण शक्ति का विकास काफी अधिक है। चाहे कोई भी जीव हो, प्रकृति ने उनको कुछ विशेष गुणों से नवाजा है, इसलिए क्योंकि ताकि वो प्रकृति में अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो घ्राण शक्ति कुत्ते में तो सर्वाधिक होती है, बंदरों में भी होती है। तो क्या कम विकसित घ्राण शक्ति मनुष्य को अलग करती है? नहीं, ये विशेष बात नहीं है। विपरीत अंगूठे, विपरीत अंगूठे मतलब जो अंगूठों का जो आकार होता है, अंगूठों का आकार बानरों से जो है मनुष्य के अंदर अलग होता है। ठीक है, अंगूठे का आकार, जैसे अंगूठा बिल्कुल अलग हो जाता है। बंदरों में आपने देखा होगा, बंदरों में ये जो अंगूठा है ये एक साथ रहता है। ये जैसे आपने देखा होगा अंगूठा बिल्कुल अलग हो जाता है इंसानों में, और बंदरों में क्या होगा? एक साथ रहता है। तो ये क्या है? विपरीत अंगूठे। अच्छा, चौथा क्या है? ठोड़ी का बाहर निकलना। जैसे ये ठोड़ी है, तो ठोड़ी का बाहर निकलने का मतलब हो गया कि मनुष्य में ठोड़ी का विकास कुछ ज्यादा हो जाता है, ये अलग से विकसित हो जाती है। बंदरों में ऐसा नहीं होता, बंदरों में पूरा चेहरा एक जैसा होता है, एक में शामिल होता है, मतलब एक ही में पूरा चेहरा होता है। तो ये ठोड़ी का बाहर निकलना, क्या ये जो है विशेषता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कौन सा गुण मनुष्य को वानरों से अलग करता है। तो ये गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठोड़ी का गुण जो है हुआ थोड़ा सा अलग होना, या विपरीत अंगूठा, या घ्राण शक्ति। घ्राण शक्ति जो है मनुष्यों में इतनी भी कम नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आप ध्यान दीजिएगा, जानने की इच्छा होना। मनुष्य अलग हुआ है बंदरों से या वानरों से या कपियों से, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति या उत्सुकता। आज जितने भी आविष्कार हुए हैं या मनुष्य आज जिस जगह पहुंचा है अपने विकास के क्रम में, वो सिर्फ इसी गुण की वजह से है, जो कि क्या है? जानने की इच्छा होना या उत्सुकता होना, नई नई चीजों के बारे में खोज करना। जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्सुकतावश कितनी सारी खोजें होती चली गई। कभी वो आग का आविष्कार हो, चाहे पत्थरों से विशेष औजारों का आविष्कार हो, रहने की व्यवस्था हो, कृषि की बात हो, हर जगह जानने की इच्छा या उत्सुकता ही उसको जो है आज यहाँ तक लाई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा? पहला विकल्प, मतलब जानने की इच्छा प्रकट करना। क्लियर हो गया? चलिए आइए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इस सवाल में। चलिए एक और दूसरा सवाल देख लिया जाए। इससे जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो भी सवाल आप करेंगे एग्जाम में, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है इनसे, तो जो भी आप पीसीएस या जो भी वनडे एग्जाम के संबंधित परीक्षा आप दे रहे हैं उस स्तर की आपको इन सब सवालों से रूबरू होना पड़ेगा। आइए देख लिया जाए कुछ और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? ठीक है, कपि नहीं है ये पूछा है, तो ये सरल सवाल है, ये बहुत कठिन नहीं है।
कौन एक कपि नहीं है? कौन एक निम्न में से कौन एक कपि नहीं है? कपि नहीं है। चलिए विकल्प क्या दिया गया है? गिब्बन, गोरिल्ला, गिब्बन, दूसरा विकल्प है गोरिल्ला या गोरिल्ला भी कहते हैं इसको, तीसरा विकल्प है लंगूर, तीसरा है लंगूर, और चौथा है ओरांग उटांग, ओरांग उटांग। दोस्तों ध्यान से क्लास को समझिएगा, मैं सारी चीज क्लास में ही बताता हूँ। आईएएस का सवाल है और अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी जस्ट थोड़े देर पहले तो आप इस सवाल का जवाब चुटकी में कर देंगे। बहुत ही सरल है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। हमने आपको अच्छे से बताया है कि कपि जो वर्ग होता है इसमें दो वर्ग होते हैं, एक होता है हीन कपि और एक होता है महाकपि। अब हीन में हमने बताया कि केवल क्या आता है? गिब्बन आता है, और इसमें हमने बताया महा में मनुष्य आता है, ओरांगउटांग आता है, चिंपैंजी आता है, गोरिल्ला आता है, इनको शामिल किया गया है। कहने का मतलब बहुत आसान हो गया आपके लिए, कपि नहीं है ये पूछ रहा है। और मैंने यही आपको ये बताया था कि जो लंगूर होता है वो कपि वर्ग में नहीं होता बल्कि किस वर्ग में होता है? वानर वर्ग में। बहुत क्लियर मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इस सवाल को कर लेंगे। मतलब लंगूर हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर क्यों है? क्योंकि ये कपि वर्ग में नहीं आता बल्कि किस वर्ग में आता है? वानर वर्ग में आता है। ये सारे जो है किस में आते हैं? कपि वर्ग में आते हैं। ये दोनों जो होते हैं दूसरे और चौथे में जो विकल्प है ये महाकपि में है, और गिब्बन क्या है? लघु कपि या हीन कपि में आता है। एकदम क्लियर हो गया आपको उत्तर। चलिए ठीक है, अभी तक आप इनको एक ही समझते होंगे, सबके अलग अलग नाम है, सबका एक वर्ग है। ठीक है, चलिए आज दूसरा देख लेते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? चलिए इससे ही मिलता जुलता सवाल है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। कुछ और अच्छा सवाल देख लिया जाए, देख लेते हैं। नीलगाय किस कुल में आती है? अच्छा सवाल है। नीलगाय से आप परिचित होंगे, फसलों के नुकसान में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इनको आप जो है आराम से देख सकते हैं, जो है खेतों में चरते हुए, फसल बर्बाद करते हुए। इस समय इनका प्रकोप और ज्यादा है। तो नीलगाय जो आपने देखा होगा, एक जो है भूरे रंग की होती है और एक काले रंग की होती है, जो जिसके पास सींग भी होती है, बहुत खतरनाक भी होती है। ठीक है, तो आपने गाँव में खेतों में इनको देखा होगा। तो नीलगाय जो है आप इनको गाय समझते होंगे कि ये जो है गाय की प्रजाति है, अधिकतर लोग यही समझते हैं। ठीक है, लेकिन नीलगाय में सवाल पूछा है कि नीलगाय किस प्रजाति का जीव है? किस प्रजाति का जीव है? अब यहाँ प्रश्न है कि किस प्रजाति का जीव है। चलिए, प्रजाति क्या है? गाय है, जो आपके दिमाग में पहला ही ऑप्शन होगा वो है गाय। दूसरा है भेड़, क्या ये भेड़ की प्रजाति का है? विशालकाय भेड़ की प्रजाति का। तीसरा है बकरी, विशालकाय बकरी, समझ सकते हैं आप। चौथा है हिरन। महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो गलत कर जाएंगे, अंदाजे से लगाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। तो ये जो है नीलगाय पशु किस प्रजाति का है? ये किस प्रजाति का है? किस प्रजाति का जीव है? ठीक है, गाय का है क्योंकि इसमें नील गाय जुड़ा है, बिल्कुल नहीं, गाय की प्रजाति नहीं है ये। भेड़ बिल्कुल नहीं। बकरी की प्रजाति है? नहीं। हमने इसको पढ़ाया है क्लास में, ये मृग परिवार का जीव है। किसका जीव है? मृग परिवार का। इसमें आपको दो बातें महत्वपूर्ण है याद रखना। मृग प्रजाति का है, सबसे विशाल मृग प्रजाति का है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको ये मृग की तरह ही दिखेगा। इसका जो चेहरा होता है, आकार होता है, वो मृग की तरह ही होता है, शाकाहारी जीव है। और दूसरी बात यह है कि विशालतम मृग प्रजाति है और ये केवल भारत में पाया जाता है, बात याद रखिएगा। हमारा उत्तर क्या है? चौथा, हिरन या मृग प्रजाति। तो ये आपका उत्तर सही हो गया, चौथा विकल्प। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ और सवाल। इस तरह के सवाल आप कभी गलत नहीं करेंगे, बहुत व्यवहारिक सवाल है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? ठीक है,
किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, खुर नहीं पाए जाते हैं। कौन सा जंतु ऐसा है दोस्तों, आप बताएं जिसमें खुर नहीं पाया जाता। विकल्प आपके सामने क्या है, हिरन है, पहला विकल्प हिरन है जो अभी एक पीछे वाले सवाल में था। दूसरा विकल्प कौन सा है, दूसरा विकल्प है आपका गीदड़, तीसरा विकल्प आपका है जेब्रा, और चौथा विकल्प क्या है, घोड़ा। चौथा विकल्प क्या है, घोड़ा। अब देखिए ये एक व्यवहारिक सवाल है, इमेजिन करके आप इसको हल कर सकते हैं। हिरन के खुर पाए जाते हैं? आपने हिरन तो देखा ही होगा कभी न कभी, चाहे चिड़ियाघर में ही देखा हो। क्या गीदड़ के खुर पाए जाते हैं? यही एक उत्तर है हमारा, शायद आप बहुत अंदाजा जल्दी लगा सकते हैं इसमें। गीदड़ जो होता है, गीदड़ के पंजे पाए जाते हैं। गीदड़ के क्या होते हैं, पंजे होते हैं, न कि खुर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्तनपायी जीव है, स्तनपायी जीव है। इसमें जितने जीव हैं सब स्तनपायी हैं, लेकिन जेब्रा जिसको चित्तीदार घोड़ा कहते हैं, चित्तीदार घोड़ा। ठीक है, इसमें पट्टियां बनी होती हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर की पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा व्हाइट पट्टियां और ब्लैक पट्टियां होती हैं। इंटरेस्टिंग बात आप जान लीजिएगा, जो बेस होता है उसका वो ब्लैक होता है और जो पट्टियां होती है वो व्हाइट होती हैं, न कि व्हाइट बेस पे ब्लैक पट्टियां होती हैं। मतलब जो बेस होता है चित्तीदार घोड़े का, ये जेब्रा जो होता है इसका जो बेस होता है वो ब्लैक होता है और पट्टियां जो होती है व्हाइट कलर की होती हैं। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए, घोड़ा जो है इसके भी खुर पाए जाते हैं, आप इसको तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। हिरन जो है इसके भी खुर होते हैं, अभी हमने मृग प्रजाति को देखा, जैसे आप नीलगाय को भी देखेंगे तो उनके खुर होंगे। अब ये गीदड़ जो है, जैसे कुत्तों की प्रजाति का है, गीदड़ है, कुत्ते हैं, तो ये भेड़िया जो होता है इनके आपने देखा होगा, इनके खुर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, गीदड़, जिसमें खुर नहीं पाया जाता, बाकी इन तीनों में खुर विद्यमान होता है। चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल था। आइए देख लेते हैं कुछ और कठिन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले सवाल हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं, आइए देखते हैं कुछ कठिन सवालों की तरफ। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ठीक है, ऑक्टोपस क्या है ये देख लेते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है, क्या है? ऑक्टोपस को हमने देखा है, ऑक्टोपस क्या है, डेविल फिश भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी 8 भुजाएं पाई जाती हैं और आपने देखा होगा ऐसे साइज होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इसके जो है 8 भुजाएं पाई जाती हैं। इस पर ऐसे ऐसे गद्दीदार चूषक लगे होते हैं। इसी के माध्यम से ये शिकार को पकड़ता है और उसको जो है अपने कब्जे में लेके उसका भोजन करता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक जीव है, इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेविल फिश। तो ये पूछ रहा है, सवाल क्या है, सवाल पे आते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। क्या पूछ रहा है, ऑक्टोपस है क्या, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है एक संधिपाद है, एक संधिपाद है। कठिन इंग्लिश है, आप ध्यान दीजिएगा। संधिपाद का मतलब हो गया आर्थ्रोपोडा संघ की बात कर रहा है, जहां पर पाद जो होते हैं वो संधियुक्त होते हैं। ये किसका मतलब हुआ कि आर्थ्रोपोडा संघ की बात हो रही है। ठीक है, क्या ये संधिपाद है? दूसरा विकल्प क्या है, मतलब आर्थ्रोपोडा का आपने देखा होगा, हमने बताया है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनके पैर क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मतलब उनमें, और उनमें संधियां पाई जाती है। जैसे मच्छर है, जैसे आपने देखा होगा कि ये तिलचट्टा है, इनके पैर आप ध्यान से देखिए तो संधियां होती हैं उनमें। ठीक है, तो क्या ये संधिपाद है, पहला। दूसरा क्या है, शूलवर्मी है, शूलवर्मी है। अच्छा, शूलवर्मी का मतलब क्या है, हिंदी में दिया है। शूलवर्मी को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ का मतलब क्या होता है, इकाइनोडर्म जीव या इकाइनोडर्मेटा संघ की सबसे प्रमुख विशेषता है जिससे आप पहचान सकते हैं, शूल होंगे या कांटे, शूल या कांटे। जिसमें कांटे पाए जाएं
वो क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश या जो है सितारा मछली। कौन सी मछली, सितारा मछली, ऐसे होती है सितारा मछली। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। ठीक है, इसके कांटे पाए जाते हैं इस पे। ठीक है, ये पादाब है, अंग है, इस पे कांटे पाए जाते हैं। तो ये इकाइनोडर्मेटा का सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। जिसमें कांटे पाए जाए वो संघ कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। जिसमें संघयुक्त पाद पाए जाए वो कौन सा संघ है, आर्थ्रोपोडा, जो कि हमने ये इसको देखा। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं इसी के साथ साथ। हम बताते चल रहे हैं सबको एक साथ साथ, ताकि चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, तीसरा विकल्प क्या है, हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा, कार्डेटा का मतलब क्या होता है, कशेरुकी जीव। ठीक है, कशेरुकी जीव। तो क्या कह रहा है, हेमिकार्डेटा, मतलब हेमिकार्डेटा है ये क्या जो है हेमिकार्डेटा का उदाहरण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें कार्डेटा होती ही नहीं है। अब चौथा विकल्प क्या है, एक मृदु कवची। मृदु कवची सॉरी मोलस्क। मोलस्क का मतलब होता है जिनमें जो है कवच पाया जाता है। कुछ संघ की विशेषताएं ऐसी हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे कभी नहीं आप भूलेंगे। फिर किसी भी जंतु का उदाहरण ले लिया जाए, आप तुरंत बता देंगे कि उनका वर्ग क्या है, संघ क्या है। मोलस्क, जब मोलस्क शब्द आए तो ऐसे जीवों की आप कल्पना करिएगा जिसका शरीर जो होता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है और उसके ऊपर एक जो है मृदु कवच। कवच का मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड, मृदु कवच का मतलब एक सामान्य कवच, कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, उनके जीव के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए होती है। जैसे आपने सीपी देखा होगा, सीपी के ऊपर जो है आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत देखी होगी काफी कठोर होती है, लेकिन उसके नीचे जो जीव होता है वो तो मृदु होता है। घोंघा का उदाहरण आप देख लीजिए। इसी तरह ऑक्टोपस के ऊपर भी, शरीर के ऊपर क्या होता है, एक मृदु कवच होता है। ये मोलस्का संघ का उदाहरण है, मोलस्का जीवों के संघ का उदाहरण है। ऐसे मैंने आपको बताया। इकाइनोडर्मेटा में आप क्या याद रखेंगे, सूल या कांटे होने चाहिए। आर्थ्रोपोडा में क्या होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा में होना चाहिए संधियुक्त पाद। ये सबसे प्रमुख विशेषता है जो कभी नहीं भूलनी चाहिए आपको। बहुत सारे और भी गुण होते हैं, लेकिन तुरंत आपको अगर इमेजिन करना है तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं। संघ पोरीफेरा, ऐसे एक संघ है, संघ पोरीफेरा। पोरी, पोर्स से बना है पोरीफेरा, तो पोर्स का मतलब होता है छिद्र। तो ऐसे जीव जिनमें छिद्र पाया जाए, जैसे आपने देखा होगा जो स्पंज होता है, जो भी जीव छिद्रयुक्त होंगे पोरीफेरा में आप उनको रख लीजिए, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे। आपको अगर बहुत सारी चीजें याद नहीं भी हैं तो आप ये एक विशेषता से आप जान जाएंगे, तो ये जरूर याद रखिए। तो मोलस्क ये किसका उदाहरण है, ये इनका उदाहरण नहीं, इनके जीव का उदाहरण मैंने आपको सबका बता दिया है। लेकिन ये क्या है, ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश भी कहते हैं, ये संघ मोलस्क का एक अच्छा सा उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लिया जाए, कुछ और सवाल देखा जाए। अगर आप इनको अच्छे से लगाते हैं तो इनसे जुड़े, अगर ये सीधे सीधे नहीं सवाल पूछेंगे, लेकिन आप इनसे जुड़ी जो अवधारणाएं स्पष्ट कर रहे हैं ना, उनसे आप किसी भी तरह के सवाल को हल कर लेंगे। अगर इससे सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव 3 वर्गों का नहीं है। बहुत कठिन और अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जीव क्या कह रहा है, अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, वर्ग का नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा जीव ऐसा है जो अलग है बाकी के 3 विकल्पों से। ठीक है, अब वो उदाहरण क्या है ये भी देख लिया जाए। उदाहरण क्या है, केकड़ा, केकड़ा पहला विकल्प है हमारा केकड़ा। दूसरा विकल्प क्या है, बरूथी, दूसरा क्या है, बरूथी है। तीसरा क्या है, बिच्छू है। और चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प है मकड़ी।
मकड़ी। चौथा विकल्प क्या है? मकड़ी। मैले कोस्ट्रेका, ये केकड़ा जो देखिए, ये तीनों जो है एरेक्निडा, मैंने आपको बताया था एरेक्निडा, एरेक्निडा। और ये क्या है? मैले कोस्ट्रेका, मैले कोस्ट्रेका। अच्छा, एक चीज पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी जीव हैं दोस्तों, ये सारे जीव किस संघ के हैं? ये संघ है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की पहचान है संधियुक्त पाद। क्या? संधियुक्त पाद। अब संधियुक्त पाद सब में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो बरूथी हो, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो मकड़ी हो। काफी कठिन सवाल है ये, आईएएस का सवाल है, ये सिविल सर्विस में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चारों विकल्प में वो सारे जीव ऐसे हैं जो संघ आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं, सब में संधियुक्त पाद पाए जाते हैं, लेकिन इनका वर्ग अलग है। मैले कोस्ट्रेका वर्ग जो है अलग है, और एरेक्निडा ये जो है, एरेक्निडा वर्ग क्या होता है? कीट वर्ग होता है। ठीक है, ये कीट वर्ग होता है। कीट वर्ग में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होता क्या है, इसमें जो है सबसे प्रमुख विशेषता है 3 जोड़ी पैरों की। 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी का मतलब हो गया 6 पैर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो ये जो केकड़ा है, केकड़ा बिल्कुल डिफरेंट है, इसका वर्ग क्या है? मैले कोस्ट्रेका। इनमें 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इससे अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सही उत्तर क्या है? केकड़ा। ठीक है, केकड़ा हमारा सही उत्तर है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं प्रश्न। इसी तरह का 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। टिक और माइट, कुछ अच्छा और सवाल देख लिया जाए, कुछ और देख लिया जाए। जुगनू देख लिया जाए। जुगनू काफी इंटरेस्टिंग जीव है, कीट वर्ग का है। आइए देखते हैं जुगनू से संबंधित एक सवाल। कीट वर्ग से संबंधित सवालों का आप जरूर करिएगा। पूछा है कि जुगनू, जुगनू होता है, जुगनू होता है। अब ये पूछ रहा है क्या होता है। जुगनू को खद्योत कहते हैं, खद्योत। हिंदी में इसको एक नाम और है खद्योत। ये कम प्रचलित नाम है, आप इस नाम से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप याद रखें खगोत या जुगनू होता है। क्या होता है? पहला विकल्प क्या है हमारा? मोलस्क। अब देखिए मोलस्क संघ दे रहा है, क्या मोलस्क है ये? दूसरा है कीट, दूसरा है कीट। तीसरा क्या है? तीसरा है कृमि, और चौथा क्या है? सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, सूत्रकृमि। अब देखिए कृमि भी जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, और उसके बाद जो है निडेरिया भी होता है। कृमि कई तरह के होते हैं, सूत्रकृमि जो है अलग होता है, और फीता कृमि अलग होता है। तो ये क्या कृमि का बिल्कुल उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये कीट है, एक छोटा सा कीट है, ल्यूसीफेरस। ल्यूसीफेरस एक एंजाइम होता है दोस्तों, ये एंजाइम होता है, ये याद रखिएगा फैक्ट, ये परीक्षा में पूछ सकता है। कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जिसकी वजह से जुगनू जो है रोशनी पैदा करता है? वो एंजाइम कौन सा है? ल्यूसीफेरस। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और यहाँ ये बात आप जान लीजिए कि जुगनू जो होता है, जुगनू किस वर्ग में आता है? कीट वर्ग में आता है। संधियुक्त पाद है, और बहुत सारी ऐसी विशेष ट्रैकिया पाया जाता है श्वसन के लिए, इसमें और भी चीजें हैं, इसमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। कीट वर्ग का ये प्राणी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जुगनू क्लियर हो गया आपको? चलिए ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। यहाँ पर आप ये ल्यूसीफेरस याद रखिएगा, यही एंजाइम है जो इसकी चमक के लिए जिम्मेदार होता है, जो इसमें रोशनी चलती रुचती रहती है, वो इसी एंजाइम की वजह से होती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है, मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे। कितनी पाई जाती हैं? 8 टांगे। अब मकड़ी, मकड़ी भिन्न होती है, भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? 6 टांगे पाई जाती हैं, 6 टांगे, इसमें 6 टांगे पाई जाती हैं। दूसरा विकल्प क्या है? 8 टांगे, 8 टांगे पाई जाती हैं। तीसरा विकल्प है 10 टांगे, तीसरा है
10 टांगे। और चौथा विकल्प क्या है दोस्तों, 12 टांगे। 12 टांगे। देखिए हमने आपको बताया था कि कीट वर्ग की पहचान है संधियुक्त पाद। संधियुक्त पाद आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है। अब ये कह रहा है मकड़ी भिन्न होती है। मकड़ी भिन्न होती है किस लिए? मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। अभी हमने एक विकल्प देखा जिसमें केकड़ा बिल्कुल डिफरेंट था बाकी जीवों से। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मकड़ी और बिच्छू और बरूथी तीनों एक विकल्प में थे। इसमें जो है 6 टांगों वाले जो जीव होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं? कीट वर्ग में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 जोड़ी जो पैर होते हैं संधि युक्त रहेगा तो आर्थ्रोपोडा में सारे सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन अगर 3 जोड़ी रहेगा या 6 जो है टांगे रहेंगी तो किस में शामिल किया जाएगा? कीट वर्ग में। तब ये पूछ रहा है क्या मकड़ी भिन्न होती, क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती हैं? 8 टांगे पाई जाती हैं। मतलब क्या पाई जाती हैं? 8 टांगे। ध्यान दीजिएगा, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे, तो 6 टांगे जो है किसमें पाई जाती हैं? 6 टांगे कीट वर्ग में पाई जाती हैं। तो मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता। मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाएंगी? 8 टांगे पाई जाएंगी। ये आएगा तो आर्थ्रोपोडा संघ में, लेकिन कीट वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि कीट वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता है इसमें 3 जोड़ी संधियुक्त पाद पाए जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या है? ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ की संधियुक्त पाद पाए जाएंगे, मतलब ज्वाइंट्स रहेगा। जैसे ऐसे पाद हैं, इस तरह आपने देखा होगा कीटों का, तो ये जो है ज्वाइंट्स, ये जो है कीटों के पाद हैं। तो ये विशेषता है आर्थ्रोपोडा संघ की। और जो दूसरी विशेषता है कि कितनी जोड़ी, तो ध्यान दीजिएगा कीट वर्ग के जो भी जीव होंगे आर्थ्रोपोडा संघ के, उनमें 3 जोड़ी या 6 टांगे, 3 जोड़ी या 6 टांगे पाई जाएंगे। ठीक है, 3 जोड़ी या 6 टांगे पाई जाएंगी। हमारा जो प्रश्न है वो मकड़ी से संबंधित है। मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। ठीक है, याद इसको रखने की जरूरत है आपको, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, टांगों की संख्या भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ और सवाल। थोड़ा सा मकड़ियों द्वारा कौन सा कीट नहीं है? चलिए ठीक है, एक प्रश्न और देख लिया जाए। कौन सा नहीं हो गया है ये? फीता कृमि। आइए करते हैं कुछ जो है एक सवाल मच्छरों के बारे में देख लेते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मच्छर क्या है? मच्छर कीट वर्ग में आएंगे, संघ आर्थ्रोपोडा में आएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके बारे में, क्योंकि ये जो है बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण प्रजाति है जीवों की, जो कि जब से सृष्टि है तब से आज तक इनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारी बीमारियों में इनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो। ये बहुत ही खतरनाक जीव है, इनसे बच के रहने की जरूरत है। मच्छर, क्या सवाल क्या है? मच्छरों के बारे में, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? ठीक है, कथनात्मक सवाल है, आपको जो है पता होगा तो कोई समस्या नहीं हल करने में। अब क्या है? पहला है केवल नर रक्त चूसते हैं। यहाँ पर पहला है कथन जो है केवल नर रक्त चूसते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज है केवल मादा रक्त चूसती है। दूसरा हमारा जो विकल्प है वो ये है केवल मादा रक्त चूसती है। तीसरा क्या है? मादा पौधों का रस चूसती है। तीसरा, मादा पौधों का रस चूसती है। और क्या है कि मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। इसमें 5 कथन है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। पंख की बात हो रही है, उनके साइज की बात हो रही है। और यहाँ पर दूसरा है पांचवा क्या है? नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। मादा के डैने
बड़े होते हैं। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 जो है फैक्ट दिया गया है, 5 यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, पांचों फैक्ट में एक एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, फिर हम उत्तर पे आएंगे। क्या पूछ रहा है? केवल नर रक्त चूसते हैं। आप यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा, मच्छरों में क्या होता है, मच्छरों में नर रक्त नहीं चूसते हैं। नर जो होते हैं वो फूलों के मकरंद को या जो है फूलों को चूस के ही जो है अपना पोषण करते हैं, प्राप्त करते हैं। हमेशा जो है जो रक्त चूसने का कार्य है वो मादा मच्छर करती है, अपने पेट में पल रहे अंडों के लिए, अपने पेट में पल रहे अंडों के पोषण के लिए वो क्या करती हैं, वो रक्त चूसती हैं। केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। नर कभी भी नहीं काटते। तो ये तो हमारा सही हो गया। मादा, अब इसमें ये पूछा है, आगे नहीं लिखेंगे आप समझिएगा, इसमें पूछा है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें से 5 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, यहीं पर मैं उत्तर भी दे दूंगा, आपका स्पष्टीकरण भी दे दूंगा। मादा पौधों का रस चूसती है। ठीक है, तो मादा खून चूसती है, ना कि पौधों का रस चूसती है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया, ये कथन गलत है। ठीक है, केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि नर रक्त चूसते ही नहीं है, ये हमारा कथन सही है। केवल मादा ही रक्त चूसती है। किस लिए, हमने क्लियर कर दिया। मादा की अपेक्षा नर के डायने बड़े होते हैं। पंखे जो होते हैं वो किसके बड़े होते हैं, नर के या मादा के? ये बात तो आपने कभी ध्यान से देखी नहीं होगी। तो नर के पंखे जो है बड़े नहीं होते, या आप जान लीजिए मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं। शायद काटने के लिए और उड़ान करनी पड़ती होगी, उनको भागना पड़ता होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। मादा के डैने जो होते हैं नर के अपेक्षा बड़े होते हैं, याद रखिएगा ये वाला फैक्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये फैक्ट कि केवल मादा ही जो है रक्त चूसने के लिए और बीमारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है, न कि नर रक्त। ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। तो मच्छरों के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी बीमारियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे मादा एनफिलीज से कौन सी बीमारी होती है, एडिस मच्छर से क्या बीमारी होती है, फाइलेरिया, फीता कृमि कैसे बीमारियां होती हैं, कैसे किसका वाहक होती हैं ये। तो ये आप देखेंगे कि कैसे मलेरिया की कुनैन आपने देखा इससे पहले कि किससे, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन जो दवा है या क्लोरोक्विन जो दवा है वो मलेरिया के उपचार में ही सार्थक होती है या लाभदायक होती है। तो वो हम बीमारियों के क्रम में पढ़ेंगे। यहाँ हमको ये जानना जरूरी है कि मादा ही जिम्मेदार होती है रक्त को चूसने के लिए या बीमारी पैदा करने के लिए, न कि नर। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए जो है आज के लिए इतना ही। और प्रैक्टिस सेट में सवालों का तो जो है भंडार है, कितने हम सवाल कराएंगे, लेकिन ये है कि बीच बीच में हम सवालों को कराते रहेंगे। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि कुछ सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको कराने के साथ एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर कोई समस्या है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही तो हमसे जरूर शेयर करें। अपनी शंका को आप हमसे शेयर करेंगे, हम उसका समाधान करने का त्वरित प्रयास करेंगे और सार्थक प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।